कॉल्ड these are called project evaluation alternative methods. इनको हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो बस असल में इन इन टेक्निक्स का पर्पस क्या है कि हम इनके बेसिस पे इवेल्युएट करते हैं अपने प्रोजेक्ट, यानी कि ये कुछ मैथमेटिकल किस्म की कुछ टेक्निक्स हैं कि जिसके बेसिस पे हम, और बहुत आसान सी हैं, हम जब करेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि दीज आर वेरी लॉजिकल एंड वेरी सिंपल। तो आपको अंदाजा होगा कि यार ये मतलब हम हमारे पास अगर फर्ज करें एक प्रोजेक्ट है, एक प्रपोजल है, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, मिसाल के तौर पे फॉरगेट अबाउट बी, फर्ज करें एक प्रोजेक्ट ए है। इस वक्त हम एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 0, 1, 2, 3, 4 फर्ज करें ये 5। तो ये आपकी कॉस्ट कैश आउटफ्लो होगा पहले साल में, आमतौर पे ये नेगेटिव आपका होगा, फिर ये आपके कैश इनफ्लोज होंगे। आपको करना ये है कि देखना है कि अगर गिवन कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज हैं तो वेदर आई शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और रिजेक्ट। तो ये सारी टेक्निक्स जो है बेसिकली इस बेसिक सवाल को एड्रेस करती हैं कि वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है जी। तो हमारे पास टेक्निक्स कौन सी हैं? पेबैक पीरियड है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, और फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। ये 4 कॉमनली यूज जो है वो टेक्निक्स होती हैं। आप इनको जो है वो हम वन बाय वन इसको करते हैं। चलें जी। तो ये आपका प्रपोजल प्रोजेक्ट डेटा आप सिर में रख लें। एक इन्वेस्टर हैं जूली मिलर साहबा, शी इज इवेल्युएटिंग अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम हर फर्म, ठीक है। शी हैज डिटरमिन्ड द आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज फॉर प्रोजेक्ट विल बी 10,000, 12,000, 15,000, 10,000 एंड 7,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईच ऑफ द 1 through 5 years। तो ये आने वाले 4-5 सालों की आपकी जो है वो कैश इनफ्लोज उन्होंने कैलकुलेट किए हैं प्रोजेक्ट के। फर्ज करें ये आपका पहला साल है, तो पहले साल पे कितना है? 10, ठीक है जी। ये आपका 10 है। और ये आपका दूसरा, ये मैं टाइमलाइन बना रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, ये दूसरे साल में 12 है, ठीक है जी। और तीसरे थर्ड ईयर में कितना है? 15, 15,000, सही है। और आपका फोर्थ ईयर में आपका ये तकरीबन कितना कितना है? आपका 10,000 अगेन है। और आपका ये जो फर्ज करें फिफ्थ ईयर है, फिफ्थ ईयर आपका फाइनल ईयर है, इसमें इसका जो है वो प्रोजेक्ट का है कितना? 7,000। तो ये आपके कैश इनफ्लो है, ठीक है जी। और इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो 40,000, तो इसका मतलब है ये 40 आपका नेगेटिव है, ठीक है। ये आपका कैश इनफ्लो है, ये कैश इनफ्लो है। और ये समझ लें आपका कैश, सॉरी, ये आपका कैश आउटफ्लो है या कॉस्ट है, और ये आपका कैश इनफ्लो है या बेनिफिट है। ये आपका स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट और नॉट। मुख्तलिफ टेक्निक्स के थ्रू हम जो है वो करेंगे। अच्छा, इस वक्त हम जो ये चीज़ कर रहे हैं उसके लिए हमारा जो कैपिटल बजटिंग टेक्निक होती है वो 2 तरीकों की assumptions के साथ आती है। जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट कैन बी एन इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इट कैन आल्सो बी डिपेंडेंट प्रोजेक्ट। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट से मुराद क्या है कि समझ लें ये एक टोटली इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट, इसका किसी जो है वो दूसरी किसी प्रोजेक्ट से लिंकेज नहीं है। और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नहीं होते, ठीक है, यानी कि उन प्रोजेक्ट्स को रिलेशन के साथ देखा जाता है किसी दूसरी प्रोजेक्ट। मिसाल के तौर पे उसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है, ऐसी कोई सिचुएशन है कि जिसमें अगर आप प्रोजेक्ट ए कर रहे हैं तो उसके लिए बी होना लाजमी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ए के लिए फिर बी का होना लाजमी करार हो जाएगा। तो इस सूरत में आप जो है वो प्रोजेक्ट ए को इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते, ना ही प्रोजेक्ट बी को इंडिपेंडेंट। ये दोनों प्रोजेक्ट आपस में डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये समझ लें कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट है, सही है। अच्छा, दूसरी बात, फर्ज करें आप जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद ये है कि अगर आप ए को आपने ले लिया तो बी प्रोजेक्ट को आप नहीं ले सकते, ठीक है जी। फर्ज करें आपको एक लैपटॉप लेना है, ठीक है। लैपटॉप के लिए आपको जो है वो या तो आपके पास दो दो ऑप्शन हैं, एक आपका एचपी का है और दूसरा डेल का है, फर्ज करें। तो अगर आपने एचपी ले लिया तो फिर ऑब्वियसली डेल नहीं हो सकता, या अगर डेल ले लिया तो फिर एचपी नहीं हो सकता। तो ये समझ लें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स है। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट्स आ जाएं या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स आ जाएं तो वो फिर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स नहीं कहलाते। लेकिन ये सिचुएशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम सिंपली इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। इससे मुराद ये है कि ये टोटली इंडिपेंडेंट है, इसका किसी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं। ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंप्लीफाइड assumption, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम होगा, लेकिन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड थिंग्स इनिशियल स्टेज पे हम पहले इस assumption को लेके चलते हैं, ठीक है जी।
ओके नेक्स्ट, अब पे बैक पीरियड मैंने आपको बताया कि पे बैक पीरियड अगर आप देखें तो पे बैक पीरियड में क्या हो रहा है, व्हाट इज द पे बैक पीरियड, फर्स्ट लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज पे बैक, ये इसकी डेफिनेशन है। पे बैक पीरियड इज द पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्युमुलेटिव एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट टू इक्वल द इनिशियल कैश। सिंपली पुट पे बैक प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड क्या होता है, आपकी इसकी 40,000 आपने इसके उसकी कॉस्ट है, आपको आपके 40,000 कितने टाइम में वापस मिलते हैं, वो उस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड। फर्स्ट करें, आपको 40, अगर आपको ये 40,000 आपने इन्वेस्टमेंट की, 2 सालों में आपके पैसे वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका पे बैक पीरियड प्रोजेक्ट का 2 साल है। अगर 3 सालों में 40,000 वापस मिल रहे हैं तो प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 3 साल होगा। ठीक है जी, तो ये समझ लें। अब ये दिस इज समथिंग वी कॉल पे बैक पीरियड। ये टाइमलाइन बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं -40K से मुराद 40,000 एग्जैक्टली ये टाइमलाइन है जो मैंने यहाँ पे ये बनी हुई है। तो ये इनफ्लोज हैं और ये आपके आउट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे कि हमें 40,000 कितने टाइम पे पूरे मिलते हैं। ठीक है, तो पहले साल हमें 10,000 मिल जाएंगे, तो पहले साल हमें 10,000 मिल गए, हमें कितने चाहिए, 40 चाहिए। तो पहले साल हमें 10,000 मिल गए, सेकेंड ईयर में 12,000 और मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर के 12,000, तो कुल मिला के हमारे पास क्यूमुलेटिव कितने हो गए, 10,000 और 12,000 22,000, तो 22,000 रिकवर हो गए। फिर तीसरे साल में हमारे पास 15,000 हमें और मिल जाएंगे, तो 22 में 15,000 ऐड कर दें तो ये आपके 37,000 हो गए। ठीक है, 37,000, 37,000। अब हमें रिकवर करने 40,000, और फिर नेक्स्ट में हमारा जो आएगा वो 10,000 और है। तो जब ये नेक्स्ट 10,000 ऐड हो जाएंगे तो 47,000। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड 3 और 4 साल के बीच में, समवेयर बिटवीन 3 के अंदर 37 मिल रहे हैं, चौथे साल के अंदर 47 मिल रहे हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता, फर्ज करें नंबर ऐसे होते कि तीसरे साल में 40 हो जाते तो फिर हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब हमें पता है कि ये 3 और 4 साल के बीच में एग्जैक्ट टाइम पीरियड मालूम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे पास ये ए, आपकी ए की वैल्यू कौन सी है, दिस इज ए, ए मतलब 3 साल। ठीक है जी, ए आपके 3 साल हो गए, सही है। और आपका बी, बी माइनस सी, बी से मुराद क्या है, बी आपकी 40 माइनस 37, बी आपका क्या है, ये आपका बी है जो आपकी एक्चुअल इनिशियल कॉस्ट है। ठीक है, सी क्या है, सी इज 37 जो कि थर्ड ईयर में आपको मिल रहा है, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 साल का डिफरेंस। ठीक है जी, और ये आपका जो है वो डी, ये 10,000 ये आपके, ये यहाँ पे आगे 4 ईयर जो एडिशनल मिल रहे हैं इसमें, तो ये आपकी आपका 10 है। तो ये फार्मूला एडअप कर दें तो आपको 3.3 ईयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हाउ मच यू गेट, 3.3 ईयर्स। तो नोट आप इसके जो ये जो आपका 3 साल है, ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाएगा, ये माइनस में नहीं लिया जाएगा, ये समझ। तो टेक एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लॉस नेगेटिव क्युमुलेटिव कैश फ्लो वैल्यू। तो ये हम इस तरीके से हमने मालूम कर लिया प्रोजेक्ट आपको कितने साल दे रहा है, प्रोजेक्ट आपका पेबैक पीरियड कितना है, 3.3 ईयर, यानी कि द प्रोजेक्ट रिकवर्स इट्स इनिशियल कॉस्ट इन 3.3 ईयर्स। अच्छा जी, अब आगे जाएं। द मैनेजमेंट ऑफ द BW हैज सेट अ मैक्सिमम पेबैक पीरियड ऑफ 3.5। अकॉर्डिंग टू ये आपका आपका ये प्रोजेक्ट 3.3 ईयर्स में दे रहा है, आपका रिक्वायर्ड कितना है कि मैक्सिमम 3.5 साल का होना चाहिए फॉर द प्रोजेक्ट ऑफ दिस टाइप। शुड दिस प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, देखें आपका, आप चाहते हैं कि प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड होना चाहिए 3.5, प्रोजेक्ट आपका प्रोजेक्ट का है 3.3, तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट तो आपको आपके रिक्वायर्ड पेबैक पीरियड से कम टाइम में आपको पैसे रिकवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके लिए ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा। यस, द फर्म विल रिसीव बैक द इनिशियल कैश आउटले in less than 3.5 years, that is 3.3 is less than 3.5 years, therefore the project should be accepted। ठीक है जी, this is the payback period। अगर कोई यहाँ पे सवाल है तो आप पूछ। नो सर। ओके जी, गुड। चलें अब इस, ऑब्वियसली ये बहुत ही आसान सा एक टेक्निक है, देखें बहुत ही सिंपल, लॉजिकल और आसान सी है। आपको आप इसमें सिंपली ये करते हैं, हम कहते हैं कि भाई कि आपके पास कोई दोस्त आया, कोई आपके पास इन्वेस्टर आया, कहता है यार 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल के अंदर तुम्हारे पैसे रिकवर हो जाएंगे, पैसे तुम्हारे क्यों। तो ये एक बहुत, मतलब आप कहेंगे यार 10 साल, 10, फिर अगर, तो इसका मतलब है कि समथिंग टेल्स यू कि वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड रिक्वायरिंग योर पेबैक पीरियड और नॉट। तो इट इज वेरी इजी टू कम्युनिकेट। ठीक है, तो इसकी कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं, ये समझ लें थोड़ी। स्ट्रेंथ क्या है, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत ही आसान है इसको एक्सप्लेन करना। देखें आप किसी भी
नॉन फाइनेंस बंदे को भी, जो जिसका फाइनेंस से दूर दूर का भी ताल्लुक ना हो, उसको भी समझा सकते हैं कि यार आगे वाली टेक्निक जैसे IRR है, NPV, वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वो आप एक लेमन को समझाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत ही इजी टू कम्युनिकेट है, ठीक है। और वीकनेस, अच्छा फिर दूसरा, कैन बी यूज एज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी, ये आपका लिक्विडिटी के मेजर के तौर पे भी यूज हो सकता है कि पैसे आपको कितनी जल्दी रिकवर हो जाएंगे, तो लिक्विडिटी आपकी उस तरीके से बढ़ जाएगी। इजियर टू फोरकास्ट, ठीक है, आसान है फोरकास्ट करना। फिर डज नॉट, अच्छा वीकनेस क्या है, डज नॉट अकाउंट TVM। अब देखें, अब मसला इसमें ये है, हमें वी नो एज अ फाइनेंशियल मैनेजर और एज ए स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस, हमें पता है कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये जो आने वाले, ये जो हमारे इनफ्लोज हैं, ये फ्यूचर में मिल रहा है, ये जो हमारे आउटफ्लोज हैं, ये करंट पीरियड है। तो हमें पता है कि $1 टुडे इज नॉट इक्वल टू डॉलर टुमारो, तो वी हैव टू टेक अकाउंट ऑफ दैट टाइम वैल्यू ऑफ मनी लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने जब ये कैलकुलेट किया तो हमने कोई डिस्काउंटिंग नहीं की, हालांकि उसूलन ये डिस्काउंटिंग होनी चाहिए जिसकी वजह बेसिस पे हम ये करें। तो व्हेन वी बेसिकली डोंट टेक केयर ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो ये सबसे बड़ी जो इसकी वीकनेस है इस मेथड की, वो है कि इट इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, डज नॉट कंसीडर कैश फ्लोज बियॉन्ड द पे बैक पीरियड। अब एक दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि देखें, ये एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट 3.5 साल इसका पे बैक पीरियड है। अब फर्ज करें ये बाकी कितने साल चल रहा है, बाकी 1 साल चल रहा है, ठीक है। ये बाकी मतलब 4 और 5, ये दो समझ लें, 1.5 साल और चल रहा है। पेबैक पीरियड के बाद ये तकरीबन 1.5 ईयर्स, ये ज्यादा उसका बियॉन्ड है। लेकिन दूसरा फर्ज करें प्रोजेक्ट होता, जिसका फर्ज करें उसका पेबैक पीरियड 5 साल होता, लेकिन 5 साल के बाद वो 15 साल और भी चलता, ठीक है। यानी कि उसका पेबैक पीरियड तो 5 ईयर्स है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स उसकी 15 ईयर्स और भी एज है, द प्रोडक्ट इज वेरी लॉन्ग। तो अब अगर हम पेबैक पीरियड को कंपेयर करें, तो पेबैक पीरियड कंपैरिजन में ये आपने, अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको आपके लिए आसानी के लिए कर दूं, फर्ज करें दो प्रोजेक्ट्स हैं, एक का प्रोजेक्ट है वो, एक प्रोजेक्ट का 5 साल है, पाँच, और ये उसकी टोटल 7 साल तक चलता है। दूसरे का फर्ज करें 6 साल है, लेकिन ये 6 साल के बाद इसका टोटल आगे 10 साल और भी चलता है, 16 साल तक चलता है। तो अगर पेबैक पीरियड को देखा जाएगा तो पेबैक पीरियड तो 5 का जितना कम हो उतना ज्यादा बेहतर है, तो पेबैक पीरियड तो इसको सिलेक्ट करेगा। लेकिन आप देखें ये 2 साल के बाद फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका 6 साल है, लेकिन 10 साल बाद भी तक भी आपको ये कैश इनफ्लोज देता रहेगा। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये जो पेबैक पीरियड के बाद के जो कैश फ्लोज हैं, ये इग्नोर हो रहे हैं। अगर आप पेबैक पीरियड को सिर्फ अप्लाई करें तो ये इसको इग्नोर कर रहा है, जो कि दे मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। तो ये इसकी सबसे एक दूसरी बड़ी वीकनेस ये भी है, ठीक है। तो दे इट इग्नोर्स दी कैश फ्लोज बियॉन्ड पेबैक पीरियड, ठीक है। और कट ऑफ पीरियड इज सब्जेक्टिव। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो कट ऑफ पीरियड है, मिसाल के तौर पे आपने 3.5 साल लगाया या 4 साल लगाया, आपने कहा जी मेरा पेबैक पीरियड, तो ये सब्जेक्टिव है, इसकी कोई मतलब आप अगर एक एक कंपनी के पास 2 मैनेजर्स हैं, तो एक मैनेजर कहेगा कि यार 4 साल का पेबैक पीरियड चाहिए, दूसरा कहेगा 2 साल का चाहिए, तीसरा कहेगा 3 साल का चाहिए। तो ये हर एक की सब्जेक्टिविटी पे डिपेंड करता है, इसके वो पीछे कोई भी मैथमेटिकल लॉजिक नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप जो वो करें, ये आपकी सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द वीकनेसेस ऑफ पेबैक पीरियड, कि ये इग्नोर करता है, ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बाद के फैक्टर को इग्नोर करता है, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो है वो नहीं करता, कैश फ्लोज बियॉन्ड द पीरियड को इग्नोर कर लेता है, और इसका कट ऑफ जो पीरियड है वो भी इसका सब्जेक्ट, ठीक है जी, क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी भी इसकी एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है कि ये आमतौर पे देखें, ये क्या अकॉर्डिंग टू पेबैक पीरियड क्या है, पेबैक पीरियड ये है कि जितना पेबैक पीरियड कम होगा उतना प्रोजेक्ट अच्छा होगा। मिसाल के तौर पे अगर 3.3 ईयर है, अगर पेबैक पीरियड और भी कम होता तो प्रोजेक्ट और भी अच्छा होता। तो कहने का मतलब है ये है कि ये इस तरीके की अगर आप लॉजिक अप्लाई करेंगे कि जो जो जितना शॉर्ट टर्म पीरियड का प्रोजेक्ट है, तो ये फेवर करता है, इट अननेसेसरली फेवर्स, ये आप समझ लें कि ये फेवर करता है, अनड्यूली फेवर्स, अनड्यूली फेवर्स शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स, ठीक है जी। तो ये भी इसकी एक तरह की इसकी जो है वो आपकी आप कह सकते हैं कि इसकी जो है वो वीकनेस है। क्लियर, आगे जाएं। सर। अच्छा जी, सर। अब आप देखें, अब हम देखते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, थोड़ा इस चीज को समझें बिफोर वी गो फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अंडरस्टैंडिंग।
आपको अब लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल कि हम दूसरे तरीके से कैसे इस चीज को जो है वो कर सकते हैं। फर्ज करें आप एक इन्वेस्टमेंट है जिसको आप जिसकी जो है वो let me give you a simple example and on the basis of that we understand what do we mean by internal rate of return। देखिए आपने फर्ज करें एक इन्वेस्टमेंट की है, उसमें 100 रुपए आपको जो है वो आपने आपने जो है वो 100 रुपए आपके जो है वो लगे, ठीक है। दिस इज योर कॉस्ट, ये आपका कैश आउटफ्लो, ठीक है जी। और आपका ये जो है वो कैश इनफ्लो, आपका कैश इनफ्लो फर्ज करें इसमें से मिसाल के तौर पर 110 रुपए है, ठीक है। 100 की इन्वेस्टमेंट है, 100 की इन्वेस्टमेंट है और 110 का आपको फर्ज करें कैश इनफ्लो है, एक साल के बाद फर्ज करें आपका ये। अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि आप इस इन्वेस्टमेंट पे आपका कितना रिटर्न है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट, आप कहेंगे सर 10%, ठीक है जी। इसका रिटर्न कितना है? 10% रिटर्न। फर्ज करें आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आप चाहते हैं 8%, ठीक है। आपको चाहिए 8% और ये प्रोजेक्ट आपको दे रहा है 10%। तो आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हैं 8%, ये प्रोजेक्ट उससे 2% एक्स्ट्रा दे रहा है। तो ये जो 10% है ये क्या है? ये 10% इस प्रोजेक्ट का आईआरआर कहलाता है। क्या कहलाता है? आईआरआर। आईआरआर यानी कि इसका ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। दिस आईआरआर इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और ये जो इंटरनल प्रोजेक्ट का जो रिटर्न होता है उसको आप कंपेयर करते हैं अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ। आपका जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना, तो आप 8% चाह रहे हैं, आप प्रोजेक्ट आपको 10% दे रहा है, आपने प्रोजेक्ट को देखा इसमें 10% है, इसमें आपने आईआरआर कैलकुलेट नहीं की। ये बहुत ही सिंपल है, 100 रुपए पे आपने 10%, 110 रुपए मिल रहे हैं, लिहाजा इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इसका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है या जिसे हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं वो 10%। तो अगर ये 10% है तो हम बड़ी आसानी के साथ ही कह सकते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट की आईआरआर 10% है। इसको कंपेयर कर दिया आपने जो है वो 8% के साथ, जो कि आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। नतीजा ये निकला कि योर रिक्वायर्ड आपका, अगर अब आपने डिसीजन कैसे किया, आपने डिसीजन ये किया कि इफ द आईआरआर, द प्रोजेक्ट का जो आईआरआर है वो अगर इट इज ग्रेटर देन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, फर्ज करें जो आपका के ई है या के डी है, तो अगर आपका ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से आपका आईआरआर बड़ा है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें, अगर आईआरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है तो उसे फिर रिजेक्ट। तो दिस इज नोन एज आईआरआर। समझ में आ गई कि व्हाट डू वी मीन बाय आईआरआर? आईआरआर इज सिंपली द प्रोजेक्ट्स रेट ऑफ रिटर्न बेस्ड ऑन दिस केस इनफ्लोज एंड आउटफ्लो। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू कैलकुलेट इट, इसको कैलकुलेट कैसे करें, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करना, मैं इसको एक सिंगल इस एग्जांपल को आपको लेके आ रहा हूँ जो कि आसान है समझना, फिर इसको मैं अप्लाई करूंगा मल्टीपल कैश फ्लोज पे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो सिंगल कैश फ्लो है, एक ही कैश फ्लो है, यानी कि हमारे पास एक ही कैश इनफ्लो है, ठीक है जी। मैं अगर 110 को, ये जो मुझे 110 मिल रहे हैं इसको मैं अगर डिवाइड करूं, फर्ज करें 1 प्लस आय के साथ, कोई ऐसा रेट डालूं मैं यहाँ पे, ठीक है जी, ऐसा कोई रेट डालूं आय कि जहां पे ये 110 जो है वो 100 के बराबर हो जाए। तो जब आप देखेंगे कि अगर मैं आय को 10% लूंगा तो ये जो मेरी नीचे सिचुएशन बन जाएगी ये 1.10 बन जाएगी। जब ये 1.10 बन जाएगी तो ये जो इनफ्लो है ये आउटफ्लो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में बराबर हो जाएंगे और ये किस रेट पे बराबर हो रहे हैं? ये 10% पे बराबर हो रहे हैं। कोई भी दूसरा रेट 10% के अलावा करेंगे कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपस में बराबर नहीं है। तो इससे मैं ये ले सकता हूँ कि ये जो आय है ये वो रेट है जहाँ पे कैश आउटफ्लोज और इनफ्लोज आपस में बराबर हो जाएं, यानी कि मतलब इनकी जो डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू आपस में 100 के बराबर हो जाए। तो वो जो रेट जिस पे ये इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपस में बराबर हो जाए उसको हम जो है वो आईआरआर कहते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट the rate at which project cash inflows, the present value of inflows is equal to the present value of outflows। वो जो रेट होगा वो प्रोजेक्ट का आईआरआर होगा।
ये मैंने एक सिंगल जो है वो पीरियड में आपने मैंने अप्लाई किया। अगर ज्यादा भी हो जाए कोई इशू नहीं है, ज्यादा भी हम सिर्फ उसको आईआरआर को सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा। ठीक है जी। अब देखें व्हाट इज आईआरआर। आईआरआर इज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स, जो बराबर करता है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, यानी कि फ्यूचर में आपको आमतौर पे कैश इनफ्लोज आते हैं, तो ये आपको समझ लें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ a cash inflows and investment from an investment project with the project initial cash outflow, यानी कि ये आपके कैश इनफ्लोज को बराबर कर दे कैश आउटफ्लोज के साथ, तो वो जो रेट होगा वो हम कहेंगे दैट रेट इज नोन एज आईआरआर। ठीक है जी। अब हम सिर्फ ये सिंगल, अगर आपके पास हो तो सिंगल केस में ये ऐसे अप्लाई होगा, लेकिन अगर मोर देन मतलब मल्टीपल पीरियड कैश फ्लोज हैं तो हम एग्जांपल करते हैं कि उसको कैसे हम लोग सॉल्व। यहाँ पे कोई सवाल है तो आप पूछ सकते नो सर। हैं। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आईआर देखिए मैंने आपको बताया था कि ये कैश आपका आउटफ्लो है, ये 40,000, और ये मेरे पास कैश इनफ्लोज है, ये 1 साल के बाद है, ये 2 सालों के बाद है, ये 3 सालों के बाद है, ये 4 सालों के बाद है, ये 5 सालों के बाद, 5 कैश इनफ्लोज है, ये अब मैंने आपको यहाँ बताया। अब मेरे पास वो मुझे रेट मालूम करना है, यानी कि मुझे आय मालूम करना है जिस रेट पे ये कैश इनफ्लोज जो है वो 40,000 के बराबर होता है। जो वो रेट होगा वहां पे मैं कहूंगा कि ये वाला जो रेट है जी, दिस इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ दी प्रोजेक्ट। इन अदर वर्ड्स, अगर आप इस चीज को टाइम वैल्यू ऑफ मनी के चैप्टर से रिलेट करें, आपको याद होगा हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा था, तो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक चीज पढ़ी थी, हाउ टू कैलकुलेट आय। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कैसे मालूम, जब दूसरी सारी चीजें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू गिवन है, तो हाउ टू कैलकुलेट आय, आय को कैसे मालूम। तो ये दिस इज समथिंग वी आर कैलकुलेटिंग, बेसिकली हम यहाँ पे रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं। वो रेट हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहलाता है, लिहाजा हम बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें तो हम डिस्काउंट रेट मालूम कर रहे हैं कि जिस डिस्काउंट रेट पे इनफ्लोज और आउटफ्लोज आपस में बराबर हो। ठीक है जी, लेट्स गो अहेड। तो इसके लिए हम थोड़ा प्रोसेस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि आई थिंक इफ आई कैन, ओके मेरे ख्याल में मैं इस साइड को, हाँ जी, let me ये थोड़ा क्लियर कर दूँ आपके लिए ताकि ये आसान हो। ओके जी, अब देखें पहले मैं क्या करूँगा, आप हमें पता है कि ये जो हमारा जो है वो टाइम पीरियड, ये दिस इज बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज सच दैट, ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कैश फ्लोज हैं, तो आईआरआर का जो मेथड है वो ट्रायल एंड एरर, ये समझ लें वही मेथड अप्लाई होगा जो हमने यील्ड टू मेच्योरिटी क्या थी। यील्ड टू मेच्योरिटी भी तो एक रेट था ना, एक इंटरेस्ट रेट था, या समझ लें एक रेट था जिसके बेसिस पे हम बॉन्ड की वाईटीएम मालूम कर रहे थे, या इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मालूम कर रहे थे। तो आईआरआर इज सिंपली उसी उसमें आती है कैटेगरी में, जैसे हम वाईटीएम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, आप देखें ये 10,000, ये सबसे पहले हम ट्राई करते हैं 10%, 10% को ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई 10%। 10% पे हमने क्या किया कि ये मैंने 10% की वैल्यूज ली सारी अपनी टेबल से जाके, तो ये 10% पे 1 ईयर के लिए, 10% पे 2 ईयर के लिए, ये 10% पे 2, ये 10% पे 3 ईयर्स, एंड सो ऑन। 5 साल हैं तो मेरे 5 साल, मैंने ये कैश फ्लो एज इट इज रखी है, हर रे को मल्टीप्लाई कर दिया उसके डिस्काउंट फैक्टर के साथ। अब मैंने ये इसको कैलकुलेट किया, तो मेरे पास जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो 41,444 आ रहा है। यानी कि देखें इसका मतलब है मुझे इसको किसके बराबर करना है, मुझे इसको बराबर करना है 40,000। जो जिस रेट पे ये बराबर हो जाएगा 40,000 पे, उस रेट पे हम कहेंगे कि दिस रेट इज दी आईआरआर। 40,000 पे ये 41,000 है, तो हमें इसका रेट कम करने के लिए डिस्काउंट रेट को और बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है रेट इज टू लो। जब रेट हाई होता है तो प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है, तो हम अब और हाई इसको अगर हम कंपेयर कर इसको अप्लाई करें तो फिर हमें 41,000 से फिर कम की मिल जाएगी। लेट अस डू इट, कोई दूसरा मेथड मतलब दूसरा ट्राई करते हैं रेट। 15% पे देख लेते हैं इसको। 15% पे हमने कर दिया तो 36,841 आ गए। हमें इसको इक्वल करना है किसके साथ, 40,000 के साथ। तो इसका मतलब है द रेट इज टू हाई। अब इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो रेट है वो 10 और 15% के बीच में है। अगर 10 और 15% के बीच में है तो आपको याद होगा इंटरपोलेशन मेथड। क्लियर, ये वही वाला इंटरपोलेशन मेथड आ गया आपका। इंटरपोलेशन मेथड आप देखें, आप क्या करें, आप पहले ये लाइन लिखें, ये 10% पे
आपके 10% पे आप जो है वो ये 10% आपका यहाँ पे ये वही आप मेरे इक्वेशन के साथ भी कर सकते हैं। ये इसको दूसरा तरीका है, ये 5% पे आपका ये जो है वो ये आपका देखें, आपका ये 10% है, 10% पे आपका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, 41,000। 15% पे 36,000। ठीक है, आपको चाहिए 40,000। ठीक है, तो 40,000 पे जो आएगा वो IRR वो 10% और 15% के बीच में आएगा। ठीक है, 15% और 10% का आपस में फर्क कितना है, ये आप इसका फर्क ले लें, ये 5%। और 41,000 और 36,000 का आपस में फर्क कितना है, ये वाला फर्क। ठीक है, सही है जी। तो जो 5% पे आपका जो डिफरेंस है, तो वहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस है वो 4,603। ठीक है, और इनका डिफरेंस ले लें, जो एक्स है इसका डिफरेंस, बीच के इसका डिफरेंस ले लें, तो ये एक्स का जो एक्स पर ये जो डिफरेंस है, ये 1444 के बराबर है। तो ये आपका 1444, ये आपका एक्चुअल उस पर 1444 का डिफरेंस आएगा। 5% पे 4,630 का डिफरेंस आ रहा है। लेटेस्ट इसको और देखें, तो हमने, अच्छा अब ये आपने इसको x के लिए इसको कैलकुलेट किया, जब आपको ये x मिल जाएगा तो x कैसे मालूम, ये 5% यहाँ पे नीचे है, इसको आप इस तरफ लेके चले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप हम यहाँ पे ये लेके आ गए जी, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू